हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मशीन डिज़ाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और रिमेनिंग थ्योरीज ऑफ फेलियर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और हमने देखा था कि थ्योरीज ऑफ फेलियर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और थ्योरीज ऑफ फेलियर को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो डिफरेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे, और जो कुछ भी आज डिस्कस किया जाएगा उसके कंप्लीट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में, और वो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। और जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी भी कहते हैं। गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी के भी नाम से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को जाना जाता है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट के अंदर फेलियर जब होगा जब उस कंपोनेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम हो, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर उस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन टेस्ट, तो हम कहेंगे कि हमारा मटेरियल जो है वो फेल हो गया। यानी अगर हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी failure occurs when maximum shear stress in a complex stress system attains the value of maximum shear stress at the elastic limit in a simple tension test। यानी सपोज करिए आपके पास कोई कंपोनेंट है, आपके पास कोई कंपोनेंट है इस तरीके से, और इस कंपोनेंट के ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रही है। एक कंपोनेंट है आपके पास और इस कंपोनेंट के ऊपर आपकी इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है ये, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस आ रही हैं इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसी तरीके से इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज। तो ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, और सपोज इसके ऊपर एक शेयर स्ट्रेस भी लग रही है। तो इस तरीके के सिस्टम को हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम। सो अब एक, तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि वही एक कंपोनेंट है आपके पास, उस कंपोनेंट के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम लग रहा है। तो इस केस में आपको एक स्ट्रेस ऐसी मिलेगी, शेयर स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो हम उसको कहेंगे टाउ मैक्स, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब लेट अस सपोज यही सेम कंपोनेंट, इसी सेम कंपोनेंट को
के ऊपर अगर आप एक सिंपल टेंशन टेस्ट करें, और इस टेंशन टेस्ट में क्या होगा कि आप उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाएंगे। सपोज करिए एक लोड आपने इस डायरेक्शन में लगाया और एक लोड इस डायरेक्शन में लगाया। जब आपने टेंसाइल लोड लगाया तो इस टेंसाइल लोड में सपोज कोई शेयर स्ट्रेस आई और उस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ थी। अब अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ये कंपोनेंट आपका जब फेल होगा जब टाउ मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ। अगर ये कंडीशन हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इस कंडीशन में जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल फेल हो जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है। तो अगर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में शेयर स्ट्रेस को कैसे लिखा जाता है, तो सिंपल है बहुत। आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है तो उसमें शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और इस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। अब अगर ये जो हमने कैलकुलेट किया है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अगर इसकी वैल्यू आपकी टेंशन टेस्ट में जो आपने शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट किया है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आपका मटेरियल जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो अब आपका डायरेक्ट स्ट्रेस सिस्टम के केस में, यानी सिंपल सिंपल आप जो है टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्ट्रेस सिस्टम हम जानते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेस सिस्टम, डायरेक्ट स्ट्रेस सिस्टम के केस में जो आपका टाउ होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है, उसकी वैल्यू होती है आपकी सिग्मा बाई 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो आपका टाउ मैक्स है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम विच इज नथिंग बट 1/2 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बाई 2। और इसी को हम लिख सकते हैं विच इज अगेन इक्वल टू 1/2 एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बाई 2 है तो आपका कंपोनेंट जो है वो सेफ है। अगर ये वैल्यू आपकी सिग्मा बाई 2 से विच इज़ शेयर स्ट्रेस इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपका मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा। तो अगर लेस देन और इक्वल टू रहता है तो मटेरियल आपका सेफ़ है, इस कंडीशन में आपका मटेरियल सेफ़ कहलाएगा। अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर ग्रेटर हो जाती है आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो आपका मटेरियल जो होगा वो फिर फेल हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ये जो आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो आप डक्टाइल मटेरियल के लिए लगाते हैं। तो दिस थ्योरी गिव्स गुड रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो अगर आपका मटेरियल डक्टाइल है तो इस थ्योरी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये इसके लिए एक पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। अब मूव करते हैं एक और थ्योरी की तरफ, और उस थ्योरी का नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। सो थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी इज मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। और इस थ्योरी को सेंट वेनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो known as सेंट वेनेंट्स थ्योरी।
तो अब सबसे पहले इसकी एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the maximum principal strain, the maximum principal strain in the complex stress system must be less than the maximum strain at the elastic limit, simple tension, if there is no failure। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपोनेंट में फेलियर नहीं होना है तो उसकी कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जनरेट हो रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के अंदर, तो उसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेन एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। जैसे भी हमने पिछले केस में देखा था, तो उसमें क्या था, हमने दो एक सेम कंपोनेंट लिया था और उस सेम कंपोनेंट के ऊपर एक बार हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लगाई थी और उसी सेम कंपोनेंट के ऊपर एक बार हमने सिंपल स्ट्रेस लगाई थी, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस लगाई थी। इस तरीके से सेम कंपोनेंट था हमारे पास, तो एक बार हमने इसके ऊपर लगाई और इसी सेम कंपोनेंट के ऊपर एक बार हमने सिंपल स्ट्रेस लगाई। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ स्ट्रेन जनरेट होगा, जैसे कि स्ट्रेन, कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। और बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन के बारे में हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है ये रेशियो होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी सपोज करिए आपके पास एक कंपोनेंट है, इस तरीके से आपने उसके ऊपर कोई लोड लगाया, पी न्यूटन का लोड लगाया विच इज़ टेंसाइल इन नेचर। तो होगा क्या, इस लोड की वजह से इस कंपोनेंट का जो शेप है और जो साइज़ है वो चेंज होगा। इसका शेप एंड साइज चेंज होगा। सपोज करिए अगर इसकी लेंथ इनिशियली LI थी, तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इसकी लेंथ हो गई LF। तो ये जो चेंज आया है ये बेसिकली क्या है, ये डेल्टा L है विच इज़ इक्वल्स टू LF माइनस LI। तो यही कहलाता है आपका, कहलाता है ये आपका चेंज इन लेंथ है बेसिकली। और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो हो जाएगा डेल्टा L ओवर LI। तो यही आपका स्ट्रेन होता है, एप्सिलॉन जिसको हम कहते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है किसी भी प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर, अगर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है, बेसिकली ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में हमेशा प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं। तो उस प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही होगी, तो उस प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कोई प्रिंसिपल स्ट्रेन जनरेट हो रहा होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो इस प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है, इस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा, ये सिंपल एक डायरेक्ट स्ट्रेस का केस है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन आपको मिल रहा होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन जो आपको मिल रहा होगा वो सिंपल फार्मूले से, तो इससे अगर ज़्यादा वैल्यू हो जाती है आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेन की, तो हम ये कहेंगे कि आपका कंपोनेंट जो है वो फेल हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट, एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, सिंपल टेंशन। तो हमारा कंपोनेंट फेल हो गया। तो अगर आपको कंपोनेंट को फेल होने से बचाना है तो प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की जो वैल्यू है उस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को कम होना चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। तो अब देखिए इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि सिंपली हम प्रिंसिपल स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं।
वी नो दैट principal strain which is epsilon 1 is equals to sigma 1 minus nu sigma 2 minus nu sigma 3 divided by E। यानी अगर आपने हुक्स लॉ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बाई ई से। तो वही बेसिकली वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन की जब बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है, जाहिर सी बात है। जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है तो आपको तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कंसिडर करना होगा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 हमने कंसिडर किया है इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो और डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है बेसिकली, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है आपका, तो डायरेक्ट स्ट्रेस ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो ये होती है, स्ट्रेन इन केस ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब ये थ्योरी यही कहती है कि जो एप्सिलॉन 1 आया है आपका, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन की होनी चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 माइनस न्यू सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई ई लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बाई ई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला आपको मिलता है जिसका हम यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये जो थियरी है, दिस पर्टिकुलर थियरी विच इज़ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी, ये थियरी जो है जनरली यूज़ नहीं की जाती है। दिस थियरी इज़ जनरली नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज़ की जाती है? बिकॉज ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देती हमें, बिकॉज इट डू नॉट गिव्स सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, यानी बहुत सही रिजल्ट नहीं मिलता है आपको इससे। तो इस वजह से इस थियरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ विच इज़ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। आइए देखते हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी क्या होती है। फोर्थ टाइप ऑफ थियरी इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियोरी। और इस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में एक बात सबसे पहले ये नोट करने वाली है कि इस थ्योरी को हम हेज थ्योरी भी कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेज थ्योरी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी के बारे में ये है कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज बेस्ड ऑन, it is based on the principle, it is based on the principle that work done in bringing a body to a particular state is independent of the method applied to bring the body to that state। एक बात तो इसमें ये नोट करने वाली, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास कोई बॉडी है और आपने उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया है, तो वो जो बॉडी की स्टेट चेंज हुई है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस बॉडी का, तो वो स्टेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है उस स्टेट को चेंज करने में या उस बॉडी को उस स्टेट तक पहुँचाने में। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास कोई बॉडी है और आपने क्या किया कि आपको उस बॉडी के शेप को चेंज करना है। सपोज़ करिए लेंथ को कम करना है
या ज़्यादा करना है, तो आपने एक पर्टिकुलर लोड लगाया, एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई किया उसके ऊपर, उसके शेप को और साइज़ को चेंज करने में, तो उसकी स्टेट जो थी वो चेंज हो गई। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है उस स्टेट को चेंज करने में। इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है थ्योरी कि आपने मेथड कौन सा अप्लाई किया है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। तो हम एक सिंपल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि फेलियर टेक्स प्लेस, फेलियर टेक्स प्लेस when the strain energy, when the strain energy per unit volume, per unit volume of a body reaches the value of strain energy at elastic limit in simple tension। यानी कि आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम लग रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उस बॉडी के अंदर डेवलप होगी, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है आपकी, अगर उसी सेम कंपोनेंट को आप एक सिंपल टेंसाइल लोड लगा दें उसके ऊपर और इलास्टिक लिमिट तक, आप ये देखें कि उस बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वो ज़्यादा है स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक लिमिट, तो आपका जो कंपोनेंट है वो फेल हो जाएगा। और आपने ये देखा होगा कि जैसे सपोज़ करिए ये एक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। सपोज़ करिए ये एक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो जब आप लोड लगाते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, जब मटेरियल में लोड लगता है, जब मटेरियल लोडेड होता है, तो उसके केस में उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई है, तो हम इस थ्योरी में देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसके अंदर। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई, यही एनर्जी आपकी क्या है? स्ट्रेन एनर्जी है। स्ट्रेन एनर्जी है, यही आपकी स्ट्रेन एनर्जी है। तो अब ये थ्योरी यही कहती है कि एक आपका कंपोनेंट जो है, एक बार आपने उस कंपोनेंट के ऊपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम लगाया, सिग्मा सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स और टाउ, और एक बार आपने उसके ऊपर, जैसे इस केस में एक बार आपने उसी सेम कंपोनेंट के ऊपर सिंपल टेंसाइल लोड लगाया, तो इस केस में डायग्राम ना वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर डक्टाइल मटेरियल आपने लिया है तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई वो ये थी, और इसमें इसमें जो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन सिस्टम जब आपने लगाया तो इसमें कुछ स्ट्रेन एनर्जी आप पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी कुछ जनरेट हुई होगी। तो वो स्ट्रेन एनर्जी अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो उससे कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, और इस केस में स्ट्रेन एनर्जी कुछ मिलेगी आपको। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल रही है, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है आपकी स्ट्रेन एनर्जी एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, तो आपका मटेरियल जो होगा वो डेफिनेटली फेल कर जाएगा। और हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है उसको कैसे लिखा जाता है। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वो होता है 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस न्यू 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E। ये होता है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इधर भी 2E है और इधर भी 2E है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास? सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर।
तो ये जो फाइनली आपको रिजल्ट मिला, आपका एक फार्मूला हो गया। अब इसमें एक बात नोट करने वाली क्या है, वो ये है, दिस थियरी गिव्स satisfactory results फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो ये जो थ्योरी है हम इसको डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं और डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको। अब यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रहा होगा, ये न्यू क्या है? तो न्यू कहिए या म्यू कहिए, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे डिनोट करना चाह रहे हैं। तो ये होता है आपका पॉइजंस रेशियो। और पॉइजंस रेशियो के बारे में हम जानते हैं, वो क्या होता है? वो रेशियो होता है दो स्ट्रेन का, लिटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, एक लास्ट थियरी होती है और वो थियरी जो है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन थियरी। तो आइए देखते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थियरी क्या होती है। फिफ्थ थियरी इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थियरी। शेयर स्ट्रेन थियरी। सबसे पहले तो ये कि इस थियरी को भी हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है? वो है आपका वॉन मिसेस एंड हैंकीज थियरी। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉन मिसेस एंड हैंकीज थियरी। आपने एक बात नोट की होगी कि जितनी भी थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ी है हमने, और उन सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर का कुछ ना कुछ सेकेंडरी नेम ज़रूर है। तो ये तो इसी तरीके से जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी है, इसका भी एक नाम है वॉन मिसेस एंड हैंकीज थ्योरी। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फेल्योर कब होगा? तो फेल्योर टेक्स प्लेस when the shear strain in a complex system becomes equal to that in simple tension। अब ये थ्योरी बहुत सिंपल है। ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि आपका जो किसी भी कंपोनेंट का जो फेल्योर है वो जब होगा जब जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी है या शेयर स्ट्रेन जो है, यानी अभी तक जो भी हमने जितनी भी थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं उसमें हमने देखा है कि एक बार कंपोनेंट को हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम लगाया, एक बार हमने कंपोनेंट पे डायरेक्ट स्ट्रेस लगाया। तो इसमें भी यही करना है। इसमें क्या है कि जो शेयर स्ट्रेन जनरेट हो रही है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में, अगर उसकी वैल्यू रीच कर जाती है आपकी शेयर स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, तो आपका जो मटेरियल है वो फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। यानी यहाँ पे एनर्जी भी सिर्फ शेयर स्ट्रेन की बात नहीं हो रही, बल्कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है। तो जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में, अगर वो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली फेल होगा, लेकिन अगर इक्वल भी है तो भी चांसेस है कि आपका कंपोनेंट जो है वो फेल हो जाएगा। और किसके इक्वल होना है? सिंपल टेंशन टेस्ट के केस में शेयर स्ट्रेन एनर्जी जो डेवलप हो रही है उसके बराबर अगर हो रही है वैल्यू आपकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी मिल रही है, तो आपका कंपोनेंट जो होगा वो आपका फेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये नोट करनी है कि आपको शेयर स्ट्रेन एनर्जी पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में शेयर स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाली जाती है। सो शेयर स्ट्रेन एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम। सो जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम की बात होगी
तो उस केस में हम जानते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन की जो आपकी शेयर स्ट्रेन एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, और वो है 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब सपोज करिए कि सिंपल टेंशन में निकालना है आपको। सिंपल टेंशन के केस में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपल टेंशन के केस में अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो हम इस इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम क्या करें, सिग्मा 1 की जगह रख दें सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेस की बात हो रही है, सिंपल टेंशन की बात हो रही है, तो कोई बाईएक्सियल लोडिंग ट्राइक्सियल लोडिंग का तो केस होगा नहीं, तो सिग्मा 2 भी 0 हो जाएगा, सिग्मा 3 भी 0 हो जाएगा आपका। तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1/12g सिग्मा 1 की जगह हमने रखा सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह हमने रखा 0, प्लस सिग्मा 2 की जगह हमने रखा 0, सिग्मा 3 की जगह भी रखा 0, प्लस सिग्मा 3 0, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, तो होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिली वो क्या मिलेगी, 1/12g। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, 1/12g सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1/12g इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6g। ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई सिंपल टेंशन के केस में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6g। अब ये जो वैल्यू आई ये बेसिकली क्या है, ये है आपकी शेयर स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपल टेंशन। सिंपल टेंशन के केस में शेयर स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होना चाहिए बेसिकली कि 1/12g जो आपकी इक्वेशन 1 थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6g। इससे कम होनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल टेंशन में है, ये शेयर स्ट्रेन है सिंपल टेंशन के केस में, और लेफ्ट हैंड में जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी लिखी हुई है वो है कॉम्प्लेक्स के केस में। तो अगर लेस देन और इक्वल टू है तो आपका मटेरियल सेफ रहेगा, तो इसी कंडीशन को हमें फुलफिल करवाना है। तो अब हम अगर इस लेस देन को नेगलेक्ट कर दें, सिर्फ इक्वल को देखें, तो हमें क्या मिलेगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो फाइनली हमें मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये एक हमें इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन या फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब आगे सपोज करिए एक इम्पॉर्टेंट नोट बना करके लिखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, ये सपोज करिए कि अगर आपका सिस्टम 2 डायमेंशनल है, फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम, फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम यानी दो ही स्ट्रेसेस लग रही हैं आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो उस केस में क्या होगा, फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम जो हमारी इक्वेशन, सपोज करिए ये इक्वेशन 2 है हमारी, सो द इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2 डायमेंशनल की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली यही होगा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात हो रही है। सिग्मा 3 हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिग्मा 2 रह जाएगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। यहाँ पे भी सिग्मा 3 हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा सिग्मा 3 जो होगा वो 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर।
हम इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, यानी ये लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल सिग्मा स्क्वायर। तो ये हो गया एक सिग्मा 1 और ये हो गया दूसरा सिग्मा 1, तो 2 सिग्मा 1 स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2, 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर। हम 2 कॉमन ले लें, अगर सपोज 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा स्क्वायर। तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा हमारे पास, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये आ गया आपके पास एक और रिजल्ट, और ये है आपका रिजल्ट किसके लिए, ये रिजल्ट है आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए, जब स्ट्रेस आपकी 2 डायमेंशनल हो, जब स्ट्रेस आपकी 2 डायमेंशनल हो तो उस केस में है ये। अब आगे चलते हैं और एक पॉइंट और देखते हैं इसमें कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये जो थियोरी है, ये थियोरी अच्छी रिजल्ट देती है आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर मटेरियल आपका डक्टाइल, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए थ्योरी बहुत सूटेबल है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं यहाँ से कि दिस थ्योरी holds good when applied to tile material, tile material। सो गाइज, ये कुछ थ्योरीज ऑफ फेलियर थी डिफरेंट, जो कि 5 तरीके की थ्योरीज ऑफ फेलियर थी। वो 5 तरीके की थ्योरीज फेलियर हमने डिस्कस की और हमने कंप्लीट कर लिया थ्योरीज ऑफ फेलियर। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप इस वीडियो सीरीज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। सो गाइज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।